हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने साइंस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, अम्ल, क्षार, लवण तथा पीएच स्केल। दोस्तों, सारा का सारा मैटर एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी प्लस एक मथुरिया की गाइड से स्टार्ट किया गया है। अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमने दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट करा दी है और ज्योग्राफी के भी लगभग 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यूनिट को। सबसे पहले है दोस्तों अम्ल यानी एसिड। दोस्तों, जो अम्ल होते हैं वो आपके स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं भाई। कैसे होते हैं? खट्टे। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल। सर, हम तो भूल जाते हैं भाई, कौन नीले को लाल करता है, कोई कौन लाल को नीला करता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप अनिल को याद रख लो। अनिल से मतलब है आपका ऐसे अम्ल, नी से नीला, ले से लाल, यानी अम्ल नीले को लाल करता है। तो क्षार क्या कर देगा? लाल को नीला। तो अम्ल नीले को क्या करता है दोस्तों? लाल करता है। जो आपका ये अम्ल है उसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं दोस्तों? लाल कर देते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक्स में। सबसे पहले सिरका। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है आपका? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। जो आपकी इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है, इनमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक। ध्यान रखना, इमली तो आपको याद रह जाता है, लेकिन अंगूर और कच्चे आम, इन दोनों में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। जो आपकी लाल चींटी है उसके डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। संतरा दोस्तों आपका खट्टा होता है, तो खट्टे में क्या आता है? सिट्रिक अम्ल। साथ ही साथ इसमें एक अम्ल और पाया जाता है, कौन सा? एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा? आपकी बुक में संतरे में एस्कार्बिक अम्ल दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपकी गाइड है उसमें सिट्रिक अम्ल भी दे रखा है। यानी संतरे खट्टे होते हैं तो उसमें सिट्रिक अम्ल होगा, सबको पता है। तो इसमें एस्कार्बिक और सिट्रिक दोनों अम्ल पाए जाते हैं। फिर आपका जो आमाशय है उसके अंदर क्या होता है? जठर रस। और जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है दूध या दही, तो लैक्टिक अम्ल। आप जानते हो सब बहुत अच्छी तरह से इसको। तो फिर है पालक। पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर में होता है एस्कार्बिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक अम्ल। जो आपकी थर्ड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो आपका नेटल का पौधा होता है, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। अम्ल और उसके उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आगे है आपका क्षार। क्षार बोले तो बेस। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? आपके कड़वे होते हैं। वो नीले को लाल कर रहे थे, ये क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। क्षार को भस्म भी कहा जाता है। ये स्पर्श करने के ऊपर कैसे लगते हैं? आपको चिकने लगते हैं भाई। साबुन देख के फिसल मत जाना, क्योंकि साबुन कैसी होती है? चिकना। और साबुन में क्या होता है? क्षार। दोस्तों, कुछ क्षार के उदाहरण हैं NaOH, KOH, AlOH का होल थ्राइज। आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें कुछ पदार्थ है और उनमें उपस्थित कुछ क्षारक दे रखे हैं। सबसे पहले पदार्थ का नाम, फिर है उपस्थित क्षारक और फिर उस क्षारक का सूत्र। जैसे आपको पूछे भाई चूने के पानी में कौन सा क्षार होता है आपका? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। फिर है आपके साबुन। तो साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? सोडियम। Na
OH जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, दूध या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइज, इसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों ये एक बहुत शानदार इम्पोर्टेंट नोट दे रखा है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि आप घर पे जो खिड़की का कांच साफ करते हो उसमें कौन सा क्षार होता है, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, NH4OH का होल ट्वाइज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला NH4OH का होल ट्वाइज। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, खिड़की के कांच को साफ करने में। अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं, यदि इनमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये तनु अम्ल कहलाते हैं, और जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो तो क्या कहलाते हैं, सांद्र। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने अम्ल और क्षार की तुलना में जल ज़्यादा ले लिया तो आपका तनु विलयन बन जाएगा, और अगर आपने जल की तुलना में अम्ल क्षार ज़्यादा ले लिया तो आपका सांद्र विलयन बन जाएगा। दोस्तों प्रश्न आया हुआ है आपके थर्ड ग्रेड रीट में कि सर कौन कौन से तो प्रबल अम्ल है, कौन कौन से दुर्बल अम्ल है, कौन कौन से प्रबल क्षार है, तो और कौन कौन से दुर्बल क्षार है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल। दोस्तों जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं, मतलब आसानी से क्या दे दे आपको, H+ दे दे टूट के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी HCl, H2SO4 तथा HNO3। ये आपके कौन से एसिड होते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल होते हैं। फिर है आपके दुर्बल अम्ल, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनिक नहीं होते, जैसे आपका है एथेनोइक एसिड और H2CO3 यानी CH3COOH और H2CO3। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो चुका है। फिर है आपका प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में आते हैं आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो ही एग्जाम्पल है इसमें। फिर है दुर्बल क्षार, तो इसमें NH4OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आपके दुर्बल क्षार होते हैं वो आसानी से OH नहीं देंगे, और प्रबल जो क्षार होते हैं वो आसानी से क्या दे देंगे, OH दे देंगे। इनका आसानी से अपघटन हो जाएगा। तो इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। फिर है आपके लवण, तो अम्ल तथा क्षार क्रिया के द्वारा लवण तथा जल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा रहे हैं, दोनों ही क्या है, प्रबल है, तो क्या बनता है, सॉल्ट NaCl और जल H2O बनता है। ठीक है, मतलब अम्ल क्षार की आप अभिक्रिया कराओगे तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। साथ ही साथ उसमें बनेंगे आपके लवण तथा जल, और जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी दोस्तों, इसमें ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जो आपके प्रबल अम्ल है, अगर वो प्रबल क्षार के साथ ही क्रिया करते हैं, यानी दोनों ही प्रबल होते हैं, तो आपका जो लवण बनेगा उदासीन बनेगा। और उदासीन लवण की pH कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 7। लेकिन प्रबल अम्ल के साथ यदि दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनेगा, क्योंकि प्रबल क्या है, अम्ल है, जिसकी pH 7 से कम होगी। यदि आपने दुर्बल अम्ल लिया है और लेकिन क्षार क्या लिया है, प्रबल लिया है, तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय। क्षारीय का मतलब हो गया इसकी pH कितनी हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 से अधिक। इनकी जो रिएक्शन है उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, देखिए। सबसे पहले है आपका HCl। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH क्या होता है, वीक बेस। और जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय लवण, यानी NH4Cl + H2O।
इसी तरह हम अगर वीक एसिड ले ले CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले NaOH, तो ये क्षारीय लवण बन जाएगा CH3COONA, साथ में क्या मिलेगा H2O। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले ले तो लवण कैसा बन जाएगा उदासीन, और साथ में क्या निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा H2O। दोस्तों जो आपके लवण होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी अधिक होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टलन जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्रिस्टलन जल। इसके कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं जो मैंने इस नोट्स में शामिल किए हैं। धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट .10H2O, Na2CO3 .10H2O। जो ये 10H2O है ये आपका क्रिस्टलन जल होता है दोस्तों। फिर है जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 .2H2O। फिर है फिटकरी, इसका सूत्र पूछा जा सकता है, याद कर लेना K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइज .24H2O। कितना H2O है साथ में 24H2O है दोस्तों। तो तीनों के तीनों आप एग्जाम्पल ध्यान रखना क्रिस्टलन जल के साथ जो जुड़े हुए हैं ना उनके लिए। सामान्यतः जो लवण होते हैं दोस्तों वो ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में ठोस, और साथ में क्या पाए जाते हैं वो उदासीन। मतलब 90% चांसेस सही होगा कि वो लवण कैसे होंगे आपके उदासीन, और उदासीन होंगे तो ये लवण जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। क्या होते हैं सुचालक। यानी आपको पूछे भाई लवणों के जलीय विलयन होते हैं तो विद्युत के सुचालक, क्योंकि अम्ल क्षार की अभिक्रिया के दौरान क्या होता है दोस्तों प्रोटॉन स्थानांतरण होता है। H+ लेते हैं OH- दे देते हैं, तो उस हिसाब से क्या बनते हैं आयन बनते हैं, और आयन बनने के कारण ये क्या हो जाता है विद्युत का सुचालक हो जाता है दोस्तों। कुछ अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम। पहला, अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन से को? नीले को। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। और क्षार क्या कर देता है नीला कर देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके, इम्पोर्टेंट है, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देता है भाई हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे ये आपका अम्ल है, ये आपकी धातु है, ZnSO4 आपका बना, और साथ में गैस कौन सी निकली हाइड्रोजन। अगर आप इसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाते हो तो ये नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये NCERT में दिया हुआ है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं और उसके पास जलती हुई तिल्ली लेके जाते हैं तो तिल्ली की ज्वाला नीली हो जाती है। बताओ कौन सी गैस निकली? तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये क्या है जलाने में सहायक। इसीलिए खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। मतलब जैसे आप अचार रखते हो ना, वो स्टील के डब्बों में इनमें नहीं रखते, प्लास्टिक के डब्बों में ही रखते हो, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेना। इसलिए एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। ये NCERT की बुक में है कि जब आप NaOH की यानी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जब NaOH की अभिक्रिया Zn के साथ करवाते हैं तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र यहाँ से पूछा गया था Na2ZnO2, और ये भी क्या करती है हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन दोस्तों ZnNaOH के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है तथा सोडियम जिंकेट लवण बनाती है। लेकिन जो सभी धातुएं हैं वो क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। यानी जो सभी अम्ल होते हैं वो तो धातु के साथ क्रिया करके आपको क्या दे देंगे हाइड्रोजन गैस दे देंगे, लेकिन सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके क्या नहीं देंगे आपको गैस नहीं देंगे। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तो अम्ल और क्षार भी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा लवण और जल ही बनेगा। जैसे आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों क्षारीय होते हैं। फिर है आपके क्षार धातुओं अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा
जल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भाई? लवण और जल ही बनेगा। ठीक है ना, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, समझ में आ गई होगी। बार बार बताने से तो क्या मतलब, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाया हुआ है देखो इसमें, कि सभी अम्ल क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? बताया था मैंने अभी, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। मतलब जो अम्ल क्षार अभिक्रिया के दौरान जो जलीय विलयन बनता है वो विद्युत का सुचालक होने के कारण उसका विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जो सभी अम्ल क्षार है अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, मतलब अम्ल अम्ल नहीं रहता और क्षार क्षार नहीं रहता, दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। और यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। और इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है? ऊष्मा। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, HCl और NaOH की अभिक्रिया कराओ तो NaCl प्लस H2O बनता है, साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई भाई? ऊष्मीय अभिक्रिया हो गई, यानी ऊष्माक्षेपी। सातों पॉइंट दे रखा है कि अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? CO2 देता है। दोस्तों एग्जाम्पल आपके ये दे रखा है कि खाने के सोडे में जब नींबू का रस डालते हो तो उसमें से कुछ गैस निकलती है और उस गैस के पास आप एक तिल्ली लेके जाते हो जलती हुई, तो वो बुझ जाती है। तो बताओ कौन सी गैस निकली? तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकली इस बार निकली CO2, क्योंकि उसने तिल्ली को बुझा दिया ना। तो बुझाने में सहायक कौन है? CO2 गैस। तो प्रश्न लॉजिकल बनते हैं NCERT में, एग्जाम्पल बेस बनते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को लेने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट मैटर आपको करवाएंगे। साथ ही साथ में अगर आपको PDF चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों उदासीन जो लवण हैं वो आपके बुक में दे रखे हैं, ध्यान रखना। 2 एग्जाम्पल इसमें गलत दे रखे हैं, वो मैंने इसमें शामिल किया है बताने के लिए RBSc की बुक से। ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हो और ना क्षारीय हो क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे, जैसे नमक और नौसादर। लेकिन आपकी बुक में बता रखा है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, वो क्या होते हैं? उदासीन। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? क्षार। तभी तो एंटासिड के रूप में खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये मैंने शामिल तो किया है, लेकिन ये उदासीन में नहीं आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? क्षार के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? क्षार। दोस्तों आपकी 10th क्लास NCERT की बुक में अम्ल और क्षार की परिभाषाएं दे रखी है, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आपके ओरेनियस साहब बहुत भोले थे भैया आपके। इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। मतलब जो H+ देगा वो तो अम्ल होगा और जो OH- देगा वो क्षार होगा। जैसे इस अभिक्रिया में देख लो, H+Cl- दे रहा है, इसमें H+ दे रखा है, इसमें भी H+ दे रहा है, इसमें देखो H+ दे रहा है और ये भी क्या दे रहा है? H+, यानी ये क्या हो गया आपका? अम्ल। लेकिन इसमें जो दोस्तों H+ बनता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। क्या बनाता है? H3O+ और स्थायी हो जाता है। जैसे आपके क्षार के उदाहरण है जो OH- दे रखे हैं, KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार है, क्योंकि जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? ये OH-। तो आपके ओरेनियस भाई साहब ने क्या कहा कि जो H+ दे दे उसको तो अम्ल बोल दो और जो OH- दे दे उसको क्या बोल दो? क्षार बोल दो। ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्षार की क्रिया कराने पर H+ और OH आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दोस्तों कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। आगे यही चीज़ दे रखी है कि यह क्रिया ऊष्मा मुक्त करती है, अर्थात
ऊष्मा मुक्त करने के कारण इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, साथ में क्या निकल रही है, इसमें ऊष्मा निकल रही है दोस्तों। ओरेनियस केवल H+ और OH की व्याख्या कर सका, लेकिन जिनमें ये नहीं बनते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सका। मतलब ओरेनियस जो भाई साहब है उनकी एक कमी रह गई कि वो केवल H+ और OH- के आधार पर ही व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जिन अम्ल और क्षारों में H+ और OH- नहीं पाया जाता उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्या नहीं कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।